बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। डियर स्टूडेंट्स, अस्सलाम वालेकुम। बच्चों, अब हम एक्सरसाइज 4.5 शुरू करने लगे हैं। एक्सरसाइज 4.5 के अंदर जो आर्टिकल या टॉपिक यूज हो रहा है उसका नाम है ज्योमेट्रिक सीरीज। बच्चों, पहले हमने प्रीवियस एक्सरसाइज में ज्योमेट्रिक सीक्वेंस पढ़ा। अब हम ज्योमेट्रिक सीरीज को डिस्कस करते हैं। ये क्या होती है आइए डिस्कस करते हैं। ज्योमेट्रिक सीरीज, if we add the terms of a geometric sequence then we get a geometric series। हमारे पास कोई भी ज्योमेट्रिक सीक्वेंस है, अगर हम उस ज्योमेट्रिक सीक्वेंस की टर्म्स का सम ले लें, उनकी टर्म्स को आपस में ऐड करें, तो ये जो चीज बनती है ये क्या कहलाती है? ज्योमेट्रिक सीरीज। इसमें देखें, ये ज्योमेट्रिक सीक्वेंस है, इसमें 4 की रेशो है, इसमें 4 की रेशो है। हम इसमें गौर करें तो हर टर्म को 4 से मल्टीप्लाई किया जा रहा है। हम इसकी टर्म्स को अगर ऐड कर लें तो ये चीज जो है ये क्या कहलाएगी? ज्योमेट्रिक सीरीज। बच्चों, जैसे अर्थमेटिक सीरीज की टर्म्स को ऐड करने का फार्मूला था Sn इज इक्वल टू 2a, आगे ब्रैकेट में Sn इज इक्वल टू n/2, ब्रैकेट में आगे 2a प्लस n-1 इंटू डी। इसी तरह से ज्योमेट्रिक सीरीज की टर्म्स को अगर हम ऐड करें, उनको ऐड करने के लिए ये फार्मूला यूज होता है। क्या है ये फार्मूला? फार्मूला ऑफ ज्योमेट्रिक सीरीज, इफ a1 डिनोट द फर्स्ट टर्म, r इज रेशियो एंड n इज टोटल नंबर ऑफ टर्म्स, देन द सम अप टू n टर्म्स, इसको हम Sn से डिनोट करते हैं और उसका ये फार्मूला Sn इज इक्वल टू a1 इंटू, बच्चों मैंने जान के अभी यहां भी 1 - r लिखा और यहां भी 1 - r, लेकिन ये फार्मूला मुकम्मल नहीं है। सिर्फ मैं फार्मूले को याद करने के लिए तरीका बता रहा हूं। आपने क्या करना है, Sn लिखकर आगे इक्वल a1, ऊपर भी 1 - r लिख लो, नीचे भी 1 - r। लेकिन फार्मूला मुकम्मल कैसे है? मुकम्मल ये तरीका था याद करने का, लेकिन मुकम्मल फार्मूला यूं है कि यहाँ पे आपने r के ऊपर यहाँ पे क्या लेना है? पावर n लेनी। ये n लिखेंगे तो अब ये फार्मूला कंप्लीट है। Sn इज इक्वल टू a1 इंटू 1 - r पे पावर n ओवर 1 - r। साथ ये कंडीशन आपने फार्मूले में नहीं लिखनी। क्वेश्चन के अंदर जब हम फार्मूला लगाएंगे तो हर बार ये फार्मूले के आगे कंडीशन नहीं लिखनी, लेकिन इधर मैं आपको ये बताना चाहता हूँ कि ये फार्मूला तभी लगता है जब रेशो 1 ना हो, क्योंकि अगर रेशो 1 हो तो आप गौर करें ये 1 - 1 ये फिर क्या बन जाएगा? 0। ऊपर भी 0 नीचे भी 0, यानी ये फार्मूला ज्योमेट्रिक सीरीज का तब लगता है जब रेशो 1 ना हो। और अगर सर रेशो 1 हो तो फिर क्या करना है? वेट करें, उसके लिए भी मैं बताऊंगा। उसके लिए बकायदा एक्सरसाइज का पहला सवाल जो है वो इसी डिस्कशन पर है, वो मैंने अभी नहीं शुरू किया। एक्सरसाइज का मैं अभी क्वेश्चन नंबर 2 शुरू कर रहा हूँ। बच्चों, जब भी हमने ज्योमेट्रिक सीरीज का फार्मूला लगाना है, ज्योमेट्रिक सीरीज की टर्म्स को ऐड करना है, तो उसके लिए ये फार्मूला क्या है? ये फार्मूला a1 इंटू 1 - r पे पावर n, यानी ऐसे ये चीज तो ऊपर नीचे सेम है, सिर्फ ऊपर आपने r पे पावर क्या लिखनी है? r पे पावर n। अब आए क्वेश्चन शुरू करते हैं। अभी इस पे थोड़ी सी डिस्कशन और बाकी है, वेट करें, मैं इंशाल्लाह वो थोड़ी देर बाद डिस्कशन करता हूं। एक्सरसाइज 4.5 में कह रहा है फाइंड द सम ऑफ ईच ऑफ द ज्योमेट्रिक सीरीज, लेकिन मैं अभी स्टार्ट कर रहा हूं क्वेश्चन 2 से। 75 + 15 + 3 अप टू सो ऑन 10 टर्म्स। बच्चों, एक मैं बात बताता चलूं, ये फार्मूला तब लगाना है जब आपको n के बारे में यानी नंबर ऑफ टर्म्स के बारे में कोई ना कोई इंफॉर्मेशन जरूर हो। Sn का चाहे AP है चाहे GP है, Sn का फार्मूला तब लगाना है जब आपको n के बारे में कोई ना कोई इंफॉर्मेशन जरूर दी जाए। मैं इस बात को थोड़ी देर बाद मैं मजीद एक्सप्लेन करूंगा, आप वेट करें। ये देखें, अब इसमें फर्स्ट टर्म ये रेशो लेंगे। रेशो कैसे लेते हैं? सेकंड टर्म डिवाइडेड बाय फर्स्ट टर्म। r की वैल्यू हमें मिल गई 1/5 एंड ये जो है ये टर्म के लिए n 10 है। जब भी किसी चीज के साथ ऐसे टर्म लिखा हो तो वो n की वैल्यू होती है। मैंने ये पहले भी AP में भी बताया था कि n जो है ये
एन क्या है? टर्म नंबर या नंबर ऑफ टर्म्स। तो जब टर्म नंबर दिया जाए या नंबर ऑफ टर्म दी जाए तो वो चीज हमारे पास क्या होती है? एन होती है। ये एपी में मैंने बताई हुई बात। तो यहाँ पे जीपी में भी यही चीज है कि इसको हम क्या लेंगे? एन लेंगे। अब आए जी सम निकालना है, फार्मूला लगाया a1 इंटू 1 माइनस आर पावर n ओवर 1 माइनस आर, ये एस एन के इक्वल है। इसमें बच्चों वैल्यूज पुट कर लें। तीन चीजें हमें चाहिए होती हैं, a1 r एंड n। तो ये तीनों वैल्यूज इसमें पुट करेंगे। ये आपको कैलकुलेटर से आप सॉल्व करें, ये देख लें मैंने कैलकुलेशन की हुई है, ये हमारा आंसर आ जाएगा। आप डायरेक्ट भी कैलकुलेटर से ये स्टेप डायरेक्ट यहाँ पे ला सकते हैं। अगर किसी बच्चे के पास कोई ट्रिक होती है कैलकुलेटर से डायरेक्ट सॉल्व करने की तो यहाँ से आगे यहाँ तक, वरना ये स्टेप मैंने किए हुए। आप क्या करेंगे? नीचे एलसीएम ले लेंगे 4/5, ये 1/5 पावर 10, 5 पे पावर 10, 1 की पावर 10 वो 1 नहीं होती है। तो ये अब जो है ये चीज ऊपर ले जाएं। जब इसको ऊपर लिखेंगे तो रेसिप्रोकल लेकर लिखेंगे, अंदर मैंने ये वैसे चीज लिख दी। अब इसका बच्चों एलसीएम ले लें। एलसीएम लेने के बाद ये सॉल्व करें, कैलकुलेशन करें, तो ये हमारे पास फाइनल आंसर। इसमें आप गौर करें, तीन चीजें हैं, a1 r एंड n। सिमिलरली क्वेश्चन 3 में भी यही बात है, a1 r एंड n। तो इसमें भी बिल्कुल हूबहू यही कैलकुलेशन होगी, सारी यही चीज है। फार्मूला लगाएंगे और कैलकुलेशन करेंगे, आपका आंसर आ जाए। इसमें तो सीरीज की फॉर्म में क्वेश्चन था, लेकिन उसने ये डाटा ऑलरेडी आपको बना दे दिया। a1 दिया हुआ है, आर दिया हुआ है और एन दिया हुआ है। इधर तो a1 आर और एन हमने खुद बनाया या निकाला, लेकिन इधर उसने ऑलरेडी खुद से दे दिया। जस्ट फार्मूला लगाएंगे और वैल्यूज पुट करेंगे। तो क्वेश्चन नंबर 4, 5, 7, 8 बिल्कुल इसी पैटर्न पर हैं। जैसे ये क्वेश्चन नंबर 3 है, ये 4 सवाल भी बिल्कुल इसी पैटर्न पे होंगे। आपने ये खुद करने, मैंने लिख दिया कि ये क्वेश्चन एज ए असाइनमेंट आपने करने। बच्चों आप याद करें, एपी में भी हमारे पास, एपी में अर्थमेटिक सीक्वेंस या अर्थमेटिक सीरीज, कभी कभी मैं सीक्वेंस बोलूंगा, कभी कभी मैं सीरीज, तो मतलब यही है, एक ही बात है। क्योंकि सीक्वेंस में हम हर टर्म के साथ आगे कॉमा डालते हैं, जबकि सीरीज में हम प्लस का साइन डालते हैं। तो सीरीज या सीक्वेंस में सिर्फ इतना फर्क है। तो मेरे मुंह से कभी कभी सीरीज निकल जाता है, कभी कभी सीक्वेंस। तो अंडरस्टूड है, आपने ज़हन में समझ लेना है, आपने बात को आइडिया लगा लेना है कि मैं क्या कहना चाह रहा हूँ। तो सीरीज या सीक्वेंस में इतना ही फर्क होता है। तो याद करें, एपी में बच्चों अर्थमेटिक सीक्वेंस में 2 फार्मूले थे सम के, एस एन n/2 2a1 प्लस n-1 इंटू डी, एंड एक और फार्मूला भी था a1 प्लस an। याद करें, ये फार्मूला कनेक्ट करता है फर्स्ट टर्म और लास्ट टर्म को। ये फार्मूला क्या है? फर्स्ट टर्म और लास्ट टर्म का कनेक्शन है। इसी तरह जीपी में भी हम एक फार्मूला बनाने लगे हैं जो फर्स्ट टर्म और लास्ट टर्म का कनेक्शन है। जैसे एपी में 2 फार्मूले थे सम के, इसी तरह जीपी में भी 2 फार्मूले मैं बनाने लगा हूं। एक ये फार्मूला है, एक मैं ऐसा फार्मूला बनाने लगा हूं जो a1 और an को कनेक्ट करेगा। फिर मैं इन बाकी क्वेश्चन पर डिस्कशन करता हूं, तो वो मैं यहाँ पे अब फार्मूला बनाता हूं। वो फार्मूला इसी से ही बनेगा। जैसे ये फार्मूला याद करें, इसी से ही हमने बनाया था। रिकॉल करें, 2a1 को आप अगर लिखें a1 प्लस a1, सिर्फ इतनी सी इसमें अल्टरेशन करेंगे तो ये फार्मूला बन जाता है। आप याद करें, अब ये इतनी चीज क्या है? ये वाली सारी चीज, दिस इज an, a1 प्लस n-1 इंटू डी। तो ये चीज an के बराबर है, इसकी जगह an लिखा तो ये फार्मूला बन गया था। तो अब हम जो फार्मूला हम बनाने लगे हैं, इससे एक a1 और an का, तो वो भी थोड़ी सी इसी में ही हमने अल्टरेशन करनी है। तो एक फार्मूला बनेगा जो कि ये है। आए मैं इससे ये फार्मूला बनाता हूं। इधर बच्चों मैंने ये SN का ये वाला फार्मूला लिखा है। अब इससे हमने ये वाला फार्मूला बनाना है जिसमें फर्स्ट टर्म और लास्ट टर्म का कनेक्शन है, रिलेशन है। तो आपको क्या करना है, a1 को अंदर मल्टीप्लाई कर लें। a1 अंदर मल्टीप्लाई करेंगे तो ये a1 माइनस a1 इंटू आर पावर n, नीचे 1 माइनस आर, नीचे वाली वैल्यू को कुछ नहीं करना। अब आप क्या करेंगे, यहां पे चूंकि हमने an लाना है, इस जगह पे an का ये फार्मूला है, तो यहां तो पावर n है, लेकिन an में तो देखें तो पावर n-1 है।
तो इस n के साथ अब हमने किसी तरह n के साथ -1 लाना है, तो मैंने खुद इस पावर के साथ ये काम करना है। क्या, गौर करें जरा, n पावर के साथ -1 लाना है, -1 बनाना है, तो -1 यानी 1 सब्ट्रैक्ट भी करेंगे और 1 ऐड भी करेंगे। बच्चों जैसे अभी मैंने बोला कि इधर हमने 2a1 को ब्रेक किया था, इधर हमने जैसे 2x होता है ना, तो इसको हमने लिखा x प्लस x लिख सकते हैं, तो 2a1 को AP की बात हो रही है, a1 प्लस a1 लिखा। इधर जो है आपने an लाने के लिए पावर में -1 प्लस 1 करना है, इधर an लाने के लिए जो है 2a1 को ब्रेक किया था और फिर ये an बन गया। यहां पे आपने क्या जहन में ये बात रखनी है कि पावर के साथ -1 और +1 बनाना है। अब हमारी रिक्वायरमेंट पूरी होगी है। क्या, आप थोड़ी देर के लिए इस 1 को छोड़ दें तो देखें तो ये तो पूरी वैल्यू an बन चुकी है, इसलिए इस 1 को r की पावर 1 करके अलग लिख लिया। अब ये चीज़ हमारी रिक्वायरमेंट पूरी बन रही है, यानी ये हमने, जैसे आपको पता है, फ़र्ज़ कर लो ऐसे होता है कि 2 - y है, तो हम ऐसे लिख सकते हैं, ऐसे हो या ऐसे हो, कोई उसमें मसला नहीं, ऐसे ब्रेक कर सकते हैं। तो सिमिलरली यहाँ पे भी हमने r की पावर ये अलग लिखी और ये r की पावर 1 को अलग ब्रेक किया। हम यहाँ पे an लाना चाहते थे तो ये an बन गया। ये फार्मूला है SN का। जैसे AP में भी 2 फार्मूले हैं, कौन कौन से, एक ये वाला फार्मूला और एक ये वाला फार्मूला। AP में 2 फार्मूले हैं SN के, एक ये और एक ये फार्मूला क्या है, ये फर्स्ट टर्म और लास्ट टर्म के लिहाज से है। कोई भी आपको एक पहली टर्म दी जाए और कोई भी एक आपको आखिरी टर्म, या कोई भी उसमें A4 A5 A7 करके दे दे, फर्स्ट टर्म एंड एनी टर्म, AN का मतलब है लास्ट टर्म या एनी टर्म। सिमिलरली इधर भी आपको फर्स्ट टर्म और कोई भी उसके अलावा एनी टर्म दे दे तो ये फार्मूला लगाएंगे। लेकिन मैं बताना चाहता हूँ कि ये फार्मूला या ये फार्मूला मैथमेटिकली सेम है, क्योंकि ये डिराइव या बना तो इसी से है। सिमिलरली ये फार्मूला या ये फार्मूला भी मैथमेटिकली सेम है, क्योंकि ये बना या डिराइव तो इसी से हुआ है। तो आए ये देखें, मैंने क्वेश्चन 9 और 6 ये इस फार्मूले से होंगे, क्वेश्चन 9 और 6। आगे क्वेश्चन 13 आएगा, वो भी इसी फार्मूले से होगा। ये फार्मूला कब यूज होता है, वेट करें बताता हूं। ये देखें, क्वेश्चन 9 में बच्चों आपको फर्स्ट टर्म दी हुई है, r दिया हुआ है और A4 दिया हुआ है, इसमें n नहीं दिया हुआ है। इधर फर्स्ट टर्म r के साथ n है, यानी जब ये फार्मूला लगेगा तो फर्स्ट टर्म r और n गिवन होगा। लेकिन जब ये फार्मूला लगेगा तो फर्स्ट टर्म के साथ कोई भी और nth टर्म एनी टर्म देगा, तो उस वक्त ये फार्मूला लगाएंगे। ये फर्क देख लो, A1 दिया हुआ है, R दिया हुआ है और A4 दिया हुआ है। बच्चों A4 से हम ये डिसाइड कर सकते हैं कि N4 है। कैसे, सामने ये रीजन दी है मैंने, AN को A4 से इक्वेट या कंपेयर करें तो N क्या है, 4 है। तो हम पहले SN का फार्मूला ये वाला लगाएंगे। ये फार्मूला लगाया, A1 माइनस AN इंटू R ओवर 1 माइनस R। तो इसमें अब n को पहले 4 पुट करेंगे, S4, सिर्फ n को पहले 4 पुट करेंगे। ये स्टेप बहुत सारे टीचरों ने नहीं किया, ये वाला स्टेप नहीं करते हैं। पहले आप n को 4 पुट करें, A1 माइनस A4 इंटू R 1 माइनस R। अब आप गौर करें, A4 की वैल्यू जो है ये गिवन है, ये पुट करें, साथ R की वैल्यू गिवन है और A1 के ये पुट करें तो आपका ये आंसर है। लेकिन कोई बच्चा कहता है सर अगर ये फार्मूले दोनों मैथमेटिकली इक्विवेलेंट हैं तो क्या हम इस क्वेश्चन को इस फार्मूले से भी कर सकते हैं? यस, कर सकते हैं। मैंने सेकंड मेथड भी किया है, लेकिन ये थोड़ा सा लेंथी हो जाएगा। आए देख लें, अभी मैं इसी क्वेश्चन को इस फार्मूले से कराता हूं। जब इसमें A4 मेंशन है, -1 है, तो इट मीन n का हमें पता चल गया कि n क्या है, 4 है। तो इसमें अब आप A1R और n के लिहाज से, जैसे A1R और n के लिहाज से ये फार्मूला भी लगा सकते हैं। जब भी आपको A1R और n मालूम हो तो ये फार्मूला लगाएं, लेकिन जब आपको A1R और AN, यानी AN का मतलब है कोई भी nth टर्म एनी टर्म गिवन हो, तो फिर ये लगाएंगे। लेकिन मैं कहता हूं उस वक्त, यानी इस केस में ये भी लग सकते हैं। आए देख लें,
इसमें अब वैल्यू पुट करें, A1 भी मौजूद है, R भी मौजूद और N भी मालूम हो चुका है। A4 से हमने N बना लिया, तो इसमें मैंने ये वैल्यूज पुट की हैं, यानी इस तरीके से किया है। लेकिन ये कैलकुलेशन निस्बतन इसके मुश्किल है, चेक कर लें, देख लें। A1 भी पुट कर दिया 1 और R की वैल्यू -1/7 और N क्या है 4 है। इसको कैलकुलेटर से पहले सॉल्व कर लें, ये चीज बनेगी। अंदर एलसीएम मैंने लिया, अंदर वाली चीज बाहर 343 और अंदर एलसीएम लेकर ये चीज बनाई। नीचे डिनोमिनेटर में एलसीएम लिया तो वो 8/7 है। अब इसको ऊपर लिखना है तो 7/8। इस पूरी चीज को कैलकुलेट करें तो 300। इसका भी जवाब 300, इसका भी जवाब 300। आंसर दोनों सेम है। लेकिन मैं ये रिकमेंड करूंगा बच्चों क्या, कि जब भी आपको A1 R और N दिया जाए तो फिर ये फार्मूला से कर लें। लेकिन जब आपको A1 R के साथ कोई टर्म का जिक्र किया जाए तो N उस वक्त भी मालूम हो जाता है, लेकिन फार्मूला आप उस वक्त ये वाला लगा कर करें, कैलकुलेशन जल्दी हो जाएगी। अदरवाइज यूं भी कर सकते हैं। अब सेम यही सीन क्वेश्चन 6 में है, यानी क्वेश्चन 6 और 9 एंड 13, थोड़ी देर बाद 13 भी कराऊंगा, ये इस फार्मूले से होंगे, वरना चाहें तो इससे भी कर सकते हैं। ये देख लें, A1 R और A5 का जिक्र है। जब भी A1 के साथ कोई और टर्म का भी जिक्र हो, जब भी A1 के साथ कोई AN यानी कोई और टर्म का जिक्र हो तो ये फार्मूला। लेकिन जब भी A1 R और N दिया जाए, इसमें भी A1 और R है, इसमें भी A1 और R है, लेकिन फर्क क्या है, इसमें साथ कोई टर्म है, इसमें साथ N है। तो कोई टर्म से हम N बनाकर भी ये फार्मूला लगा सकते हैं, लेकिन उस वक्त कोई टर्म हो तो डायरेक्ट ये फार्मूला लगाओ, कैलकुलेशन इजी हो जाएगी। तो ये देखो, ये बिल्कुल इन्हीं लाइंस पर है। लेकिन आपने क्या करना है, पहले N निकाल कर A5 से N5 बना मिला, जैसे ये स्टेप मैंने किया। तो इसमें पहले N को 5 पुट करके A5 बनाकर फिर A5 की वैल्यू पुट करें। बास टीचर एक स्टेप खा जाते हैं, वो मतलब उन्होंने, आप देख लें, उन्होंने डायरेक्ट इधर A5 नहीं लिखते और AN की वैल्यू डायरेक्ट इधर पुट कर लेते हैं। तो मेरा कहना यह है कि पहले बच्चे को यूं स्टेप बनाकर फिर वैल्यूज पुट करें तो ये इजी रहता है। यानी जब भी कोई टर्म का जिक्र हो तो हम वहां से इक्वेट करके N बनाकर फिर आगे सॉल्व करते हैं, तो ये बड़ा आसानी से हो जाता है, बड़ी जल्दी बच्चे को समझ आ जाता है। ये देख लें। तो फिर मैं रिपीट कर रहा हूं, जब भी बच्चों A1 R और N डायरेक्ट दिया जाए तो ये फार्मूला, लेकिन A1 R के साथ कोई टर्म का जिक्र हो तो फिर ये फार्मूला। लेकिन इन दैट सिचुएशन जब कोई टर्म का जिक्र हो तो आप ये फार्मूला भी लगा सकते हैं, N निकाल लें, N बनाकर पुट कर लें, तो दोनों तरह से हो जाता है। तो दो फार्मूले हैं जीपी में, एक ये और एक ये फार्मूला कब लगेगा या ये फार्मूला कब लगता है, दोनों का फर्क देख लें। ये फार्मूला तब लगेगा जब A1 R और N गिवन हो। ये फार्मूला कब लगेगा, जब A1 R के साथ कोई टर्म दी जाए। ये देख लो, जब A1 और R के साथ कोई टर्म दी जाए, N डायरेक्ट ना दिया जाए, उस वक्त N क्या है हम खुद पहले कंपेयर करके निकालेंगे। इधर N डायरेक्ट दिया जाता है, जब N डायरेक्ट वैल्यू दी जाए तो यूं, लेकिन जब N हम खुद इक्वेट करके निकालेंगे तो ये फार्मूला लगाओ, तो जल्दी कैलकुलेशन हो जा सकती है, अदरवाइज यूं भी हो सकता है। तो अब मैं इससे आगे जो है बाकी के क्वेश्चंस कराता हूं। बाकी के क्वेश्चन कराने से पहले आप रिकॉल करें, एपी में भी हम यही काम करते थे। उधर जब डी डायरेक्ट दिया जाता था, उधर जब डी की वैल्यू दे दी जाती थी तो हम ये फार्मूला लगाते थे, और जब हमें A1 के साथ कोई और टर्म का जिक्र होता था, लास्ट टर्म या nth टर्म या जनरल टर्म, तो हम ये फार्मूला लगाते थे। इसमें और इसमें देख लें क्या फर्क है, और इधर इसमें और इसमें देख लें क्या फर्क है, कब कौन सा फार्मूला लगाना है। अब यकीनन आपको समझ आ रही होगी, आगे होगी। अब हम आगे जो है बाकी क्वेश्चन करते हैं। बच्चों क्वेश्चन 10 बाकी पिछले तमाम क्वेश्चन से जरा हट कर है, ये डिफरेंट है। इसमें क्या चीज हमें दी गई है,
एक में थर्ड टर्म दी गई है, उसकी ये वैल्यू और सिक्स टर्म की ये वैल्यू, और साथ n जो है वो 6, और हमें कहता है सम ऑफ ज्योमेट्रिक सीरीज बनाना या निकालना है। तो बच्चों जब भी एपी में आप याद करें दो मुख्तलिफ टर्म्स दी जाती थी, फर्ज कर लो, मैं रिकॉल करा देता हूँ आपको, कहता है कि A7 जो है वो 30 है और A5 जो है वो कुछ भी दे सकता है, इस तरह से है। तो हम उसमें क्या करते थे, हम इस A7 को लिखते थे A1 + 6D, AN का फार्मूला लगा के n को हम 6 पुट करते हैं, AN का ये फार्मूला। मैं थोड़ा सा उससे कनेक्ट करके आपको फिर ये सवाल समझाता हूँ। तो n को हम 6 पुट करके, n को हम 7 पुट करके ये चीज़ बनाते हैं, आगे ये 30। हम इसलिए ये कर रहे होते हैं कि हमें A7 की वैल्यू मौजूद है, मालूम है, तो वो हम पुट कर रहे होते हैं। सिमिलरली A5 के लिहाज से इस फार्मूले में n को 5 पुट करें तो A1 + 5D, और आगे उसकी A5 की वैल्यू मौजूद है तो वो हम लिख देते हैं, और फिर हम इधर से D निकालते थे इनको सब्ट्रैक्ट करके। जब भी AP में दो मुख्तलिफ रैंडम टर्म्स दी जाएं तो हम ये फार्मूला लगाकर दो अलग इक्वेशन बनाकर उनको हम सब्ट्रैक्ट करके D निकालते थे। एपी एडिशन का सीक्वेंस है, एडिशन के सीक्वेंस में हम इन दो इक्वेशंस को सब्ट्रैक्ट करते थे। आए अब यही बात हम इधर करते हैं। जब भी जीपी में दो जीपी सीरीज या जीपी सीक्वेंस में, जब भी जीपी सीक्वेंस या सीरीज में आपको दो मुख्तलिफ टर्म्स दी जाएं तो उधर भी आपने इसी तरह से AN का फार्मूला लगाएंगे। AN का फार्मूला लगाकर n को पहले 3 पुट करें। n को जब हम 3 पुट करेंगे, हम क्यों n को 3 पुट करें, क्योंकि हमारे पास A3 की वैल्यू मौजूद है। तो n को पहले 3 पुट किया, A3 की वैल्यू मालूम है या मौजूद है, वो पुट कर दी, A1r² हमें मिल गया। आप डायरेक्ट भी कह सकते हो A3 को, जैसे इधर मैंने डायरेक्ट किया, A3 को हम लिखते हैं A1r² अकॉर्डिंग टू दिस फार्मूला, जैसे इधर मैंने डायरेक्ट किया, लेकिन मैंने इस स्टेप के बजाय 2 स्टेप्स बना लिए और यही चीज बन रही है। फिर मैंने अब A6 को पुट करना है या यूज करना है, तो इसी फार्मूले में n को पहले 6 पुट किया, n की वैल्यू 6 पुट की, फिर A6 की वैल्यू से इक्वेट कर दिया। मेरे पास ये दो इक्वेशंस बन गई हैं ज्योमेट्रिक सीक्वेंस या सीरीज में। इधर भी मेरे पास दो इक्वेशंस बनती थी एपी में। जब एपी में दो मुख्तलिफ टर्म्स दी जाएं तो दो इक्वेशन बनाकर हम उनको सब्ट्रैक्ट करते थे, लेकिन इधर हम इनको क्या करेंगे, डिवाइड करेंगे, क्योंकि ये मल्टीप्लाई का अपोजिट डिवीजन, जीपी मल्टीप्लाई का सीक्वेंस होता है, उसमें जब दो इक्वेशंस हों तो मल्टीप्लाई का अपोजिट डिवीजन करेंगे। एपी जो है अर्थमेटिक सीक्वेंस जो है वो एडिशन का सीक्वेंस होता है, हर टर्म में हम फिक्स नंबर ऐड करते हैं, और इधर हम जीपी में हर टर्म में हम एक फिक्स नंबर से मल्टीप्लाई करते हैं। तो मल्टीप्लाई का अपोजिट डिवीजन, इधर हम इन इक्वेशंस को डिवाइड करके A1 और R निकालेंगे, जबकि इधर हम इन दो इक्वेशंस को सब्ट्रैक्ट करके A1 और D निकालते थे। तो आए यही काम मैं कर रहा हूं, इन दो इक्वेशंस को आपस में डिवाइड करेंगे, चाहे 1 डिवाइडिंग 2 कर लो, चाहे 2 डिवाइडिंग 1 कर लो। 2 डिवाइडिंग 1, लेफ्ट को लेफ्ट पे डिवाइड किया, राइट को राइट पे डिवाइड करेंगे, तो आपके पास इधर लेफ्ट साइड पे r³ बनेगा, राइट साइड पे ये मैंने 3/4 को ऊपर लेकर गया हूँ, लेफ्ट वैल्यू को लेफ्ट पे डिवाइड किया, राइट वैल्यू को राइट पे डिवाइड किया, तो ये चीज बन रही है। यहां से ये देखें ना, कट के r³ बना, तो इसका अब हम 1/2 पावर करके, इसमें अब हम दोनों तरफ क्यूब रूट लेंगे, टेकिंग क्यूब रूट किया बोथ साइड्स, r की वैल्यू 1/2 बनी। r की वैल्यू इन दोनों इक्वेशन में से किसी एक में वापस पुट करें, जैसे आपको इधर से d मिलता था और d को वापस इन दोनों में से किसी एक में पुट करते थे। इधर आपको r मिला है, r को इसमें पुट करने या इसमें पुट करने, मर्जी आपकी। छोटी वाली इक्वेशन में पुट करते हैं जिसमें पावर कम हो, तो इसमें मैंने पुट करके A1 निकाल लिया। हमें A1 और R मिल चुका है, उसने कहा सम निकालें। बच्चों अगर वो n को 6 ना भी देता तो भी मुझे पता था कि मुझे सम अप टू 6 टर्म निकालना है, यानी मैं A6 को फौरन AN से इक्वेट करके n मुझे 6 मिलता, जैसे अभी मैंने 6 और 9 क्वेश्चन में किया। लेकिन उसने n 6 दे दिया तो भी ठीक है, ज्यादा अच्छा है, लेकिन अगर ये n 6 ना भी देता तो
ज्यादा फर्ज कर लो ये A3 और यहाँ A9 है, तो मैं 9 टर्म्स तक सम लेता, क्योंकि सम अप टू आगे जो हायर वैल्यूज होती है अप टू दैट टर्म तक जाना होता है, हायर टर्म्स होती है। तो इधर मुझे अंडरस्टूड है कि मैंने सम अप टू 6 टर्म करना है। मैं ये कह रहा हूं कि n6 ना भी देता तो मैं सम अप टू 6 टर्म ही निकालता। इस क्वेश्चन में उसने n दे दिया है, एक्स्ट्रा है, तो ठीक है और अच्छी बात है। ना भी देता तो मैं सम अप टू 6 टर्म निकालता। तो जब भी मेरे पास A1 के साथ किसी और टर्म का कनेक्शन आ जाए, अब ये क्वेश्चन यूं बन गया, A1 के साथ A6 तक का कनेक्शन आ गया, तो मैं ये फार्मूला भी लगा सकता हूं, ये वाला भी और ये वाला भी, दोनों तरह से मर्जी आप। तो इससे जरा कैलकुलेशन जल्दी हो जाती है। जब भी फर्स्ट टर्म के साथ किसी और टर्म का क्वेश्चन के अंदर कनेक्शन आ जाए तो आप ये फार्मूला लगाओ। तो इसमें मुझे Sn मिल गया है, तो इसमें मैं अब Sn का ये फार्मूला लगाकर वैल्यूज पुट करके कैलकुलेशन करें तो ये आंसर बनेगा। अदरवाइज आप ये फार्मूला भी लगा सकते हो, ये वाला देख लें आप, बड़ा आसान हो गया। स्टूडेंट्स, मैं एक बात और ऐड करता चलूं, ये जो मैंने पहले ये फार्मूला लिखा था, कुछ राइटर्स यूं भी कहते हैं कि इफ आर मॉड लेस देन 1 तो फिर तो हम ये फार्मूला लगाएंगे ऊपर वाला, लेकिन इफ आर मॉड ग्रेटर देन 1 हो तो फिर हम ये फार्मूला लगाते हैं। लेकिन मेरे मुताबिक मेरा कहना यह है कि ये फार्मूला या ये फार्मूला दोनों सेम है, मैथमेटिकली सेम है। अब हम इन चक्रों में नहीं पढ़ेंगे कि आर लेस देन 1 है तो मैं ये लगाऊंगा, आर ग्रेटर देन 1 है तो मैं ये लगाऊंगा, और फर्स्ट टर्म और किसी और टर्म के साथ कनेक्शन हो तो मैं ये लगाऊंगा। यानी बच्चे को 3 फार्मूले बन जाएंगे, बच्चा तो कंफ्यूज हो जाएगा। मैंने इन दोनों में से एक फार्मूला सेलेक्ट कर लिया है, वो वाला। क्यों? क्योंकि मैं अभी कह रहा हूं कि ये फार्मूला या ये फार्मूला मैथमेटिकली सेम है। कैसे? गौर करें बच्चों, इस फार्मूले को लिखकर आप ऊपर से भी माइनस कॉमन लें और नीचे से भी माइनस कॉमन लें तो ये चीज बन जाती है। चेक कर लो, ऊपर से माइनस कॉमन लें, बाहर -A1 बनेगा, ये पहले आ जाएगी वैल्यू। ऊपर से भी माइनस कॉमन लें, नीचे से भी माइनस कॉमन लें। जब कॉमन लेते हैं माइनस तो अंदर साइन चेंज हो जाता है, माइनस माइनस से कट गया, अगला ये फार्मूला। तो कोई जरूरत नहीं है कि जब आर लेस देन 1 हो तो हम ये लगाएंगे, जब आर ग्रेटर देन 1 हो तो हम ये लगाएंगे। कोई जरूरत नहीं, आर मॉड लेस देन 1 हो तो ये, आर मॉड ग्रेटर देन 1 हो तो ये। ना, आपको क्या करना है, चाहे आर लेस देन 1 है चाहे आर ग्रेटर देन 1 है, हम ये ऊपर वाला फार्मूला ही लगाएंगे। एंड जब फर्स्ट टर्म के साथ किसी भी आगे रैंडम टर्म का कनेक्शन हो तो हम ये फार्मूला लगाएंगे। अब आप यकीनन सोच रहे होंगे कि सर जब r इक्वल टू 1 हो तो फिर क्या? आए क्वेश्चन 1 अब हम करते हैं। बच्चों एक मैं बात इसमें और ऐड करता चलूं, 2 रैंडम टर्म्स जब दी जाएं तो तब ये प्रोसेस करते हैं। लेकिन अगर A1 के साथ कोई भी टर्म का कनेक्शन दिया जाए, यहाँ पे A1 होता और फिर A6 होता तो डायरेक्ट हम ये काम करते। लेकिन A1 की बजाय कोई भी 2 और रैंडम टर्म्स हों, A3 है और A6 है, A9 और A20 है, A10 और A13 है, कुछ इस तरह से 2 मुख्तलिफ रैंडम टर्म्स हो A1 से हट कर, तो फिर ये प्रोसेस करते हैं। लेकिन अगर A1 के साथ कोई अदर रैंडम टर्म हो A1 के साथ तो फिर ये डायरेक्ट फार्मूला लगाते हैं, जैसे क्वेश्चन नंबर 6 एंड 9 में हमने किया, क्वेश्चन 6 एंड 9 में। अब हम क्वेश्चन 1 करते हैं। अब बच्चों क्वेश्चन नंबर 1 को देखें। क्वेश्चन नंबर 1 में सेम टर्म अपनी जात में ऐड हो रही है। बच्चों जब भी सेम टर्म अपनी जात में ऐड हो रही हो तो आपने उसको एज ए एपी ट्रीट करना है, उसको ज्योमेट्रिक सीक्वेंस नहीं ट्रीट करना, उसको अरिथमेटिक सीक्वेंस ट्रीट करना है। क्योंकि ज्योमेट्रिक सीक्वेंस में r इक्वल टू 1 नहीं होता। अगर आप इसको थोड़ी देर के लिए रेशो लें तो इसमें तो रेशो 1 बन रही है, तो हम कोई भी फार्मूला इन दोनों में से नहीं लगा सकते। दैट्स वाई इसको अब आपने एज ए एपी ट्रीट करना है। जब भी एपी में सेम टर्म आए तो वहां तो डिफरेंस 0 होता है। सेम टर्म की वजह से डिफरेंस क्या होगा? सेकंड टर्म माइनस फर्स्ट टर्म। मैंने इस पे डायरेक्ट फार्मूला लगाया एस एन का, ये वाला एपी का, n ओवर 2 नंबर ऑफ टर्म इंटू 2a1 प्लस n माइनस 1 इंटू डी। इसमें डिफरेंस 0 है और a1 जो है वो a है। a की जगह कोई भी वैल्यू दे सकता है, मैंने जनरली
ए ले लिए, थोड़ी देर में एक बात समझाना चाहता हूँ इसलिए ए लिए। तो डिफरेंस 0 और फर्स्ट टर्म ए, मैंने डायरेक्ट वैल्यूज पुट कर दी हैं। तो ये सॉल्व करें तो ये 2 से कट जाएगा, आंसर आया एन ए। तो इस फार्मूले को देखें तो एन ए से क्या मुराद है, एन मीन नंबर ऑफ टर्म्स और ए मीन टर्म इटसेल्फ। तो जब भी सेम टर्म अपनी जात में ऐड हो रही हो, ये एंटी टेस्ट के पॉइंट ऑफ व्यू से भी आपने फार्मूला याद रख लेना है कि उस वक्त क्या करते हैं, नंबर ऑफ टर्म्स इनटू टर्म इटसेल्फ, नंबर ऑफ टर्म्स इनटू टर्म इटसेल्फ। यानी अगर ये सवाल 4 नंबर का आ जाए तो इस मेथड से पूरा कंप्लीट करें, लेकिन अगर ये सवाल एमसीक्यू बनकर आ जाए तो फिर यूं करना है, वेट करें बताता हूं। अब हम कहेंगे इट इज एपी, जीपी के तौर पे ट्रीट ना करना, क्योंकि अगर आप जीपी के तौर पे ट्रीट करोगे तो फिर जीपी का वो उनमें से कोई फार्मूला लगाओ तो आंसर नहीं बनेगा। उन फार्मूलाज के साथ मैंने कहा था कि आर इज नॉट इक्वल टू 1। तो आए अब इसके साथ फार्मूला लगाते हैं, ये वाला A1 16, नंबर ऑफ टर्म्स ये 11 टर्म है। जब भी थोड़ी देर पहले मैंने बोला था कि किसी नंबर के साथ टर्म का जिक्र हो तो वो n की वैल्यू होती है, तो n इसमें 11 है। पहले मैंने क्या किया, D0 पुट किया, n मैंने अभी नहीं पुट किया, n A1, अब n 11 है और A1 क्या है 16, तो ये पूरा सॉल्व करें, ये आंसर बना। जब भी बच्चों सेम टर्म हो तो D0 इट मीन फार्मूले में इतना पार्ट तो चला गया और ये 2 से कट गया, NA1, लेकिन A1 यहाँ पे क्या है 16 और N 11 है, तो ये कर लिया। ये 4 नंबर के तौर पे तो ये हो यूं होगा, लेकिन जनरली अभी मैंने A की जगह X लिख दिया है। आपने यूं फार्मूला, फर्ज करो ये कोई बंदा कहता है कि इसका क्या जवाब होगा, तो इसका आंसर होगा 20 नंबर ऑफ टर्म इनटू टर्म इटसेल्फ। लेकिन फर्ज करो यूं क्वेश्चन है और एमसीक्यू पॉइंट ऑफ व्यू से आंसर्स होंगे नीचे, तो नंबर ऑफ टर्म्स इनटू टर्म इटसेल्फ, 5 पहले लिख लें या बाद में लिख लें, कोई मसला फर्क नहीं, तो ये आंसर आ जाएगा, ये 0 और ये जवाब। जब भी सेम टर्म अपनी जात में ऐड हो रही हो तो NA या NA1 एक ही बात है, जो भी वो फर्स्ट टर्म होगी वो सेम टर्म है, टर्म इटसेल्फ, नंबर ऑफ टर्म इनटू टर्म इटसेल्फ, ये आंसर आएगा। क्वेश्चन 11 से 13 क्वेश्चन तक वो कह रहे हैं हमें फाइंड वैल्यू ऑफ A1 फॉर ईच ऑफ द फॉलोइंग ज्योमेट्रिक सीरीज। इसमें SN दिया हुआ है, R दिया हुआ है और N दिया हुआ है, तो A1 मांग रहा है। बच्चों जब भी A1 का सीन हो, किसी भी क्वेश्चन में A1 की वैल्यू निकालनी हो या गिवन हो, तो उसमें ज्यादातर हम ये फार्मूला लगाते हैं। ये फार्मूला कब लगाना, जब A1 के साथ कोई और आगे रैंडम टर्म का जिक्र हो, ये फार्मूला तब लगाते हैं। और 2 मुख्तलिफ टर्म्स दी जाएं, रैंडम टर्म्स, तो जैसे क्वेश्चन 10 किया था, फिर वो उस तरह से करना है। तो फिलहाल यहाँ पे हम ये SN का ये फार्मूला लगा रहे हैं, इसमें वैल्यूज पुट करें, A1 इंटू 1 माइनस R की ये वैल्यू है, ऊपर पावर 5 N5 है, नीचे 1 माइनस 3, आगे इसको सॉल्व करें तो A1 ये मिलेगा। ये क्वेश्चन 12 भी बिल्कुल इसी तरह से है, ये देख लें, ये कैलकुलेशन बनती है, तो इसमें जो है आपको A1 ये है। क्वेश्चन 13 इससे थोड़ा सा हट कर है, इसमें क्या है, SN के साथ AN है। जब भी AN का जिक्र हो जाए क्वेश्चन में, SN के साथ AN, तो कोई भी रैंडम टर्म का जिक्र हो जाए तो फिर ये फार्मूला लगाएंगे। इसमें हमें A1 निकालना है, तो AN साथ गिवन है, वैल्यूज पुट करें तो हमें A1 की वैल्यू मिल जाएगी। बिल्कुल इन्हीं लाइंस के साथ ये एग्जांपल है, पेज 137 पे A1 की वैल्यू गिवन है, AN की वैल्यू गिवन है और R है, वो कहते हैं सम निकालें, तो उस पे भी ये एग्जांपल में ये फार्मूला लगाएं, बड़े आराम से आपको SN मिल जाएगा। बच्चों थोड़ी देर पहले मैंने अपने इसी लेक्चर में कहा था कि हम SN का फार्मूला तब लगाते हैं जब हमें N के बारे में कोई ना कोई मालूमात या इंफॉर्मेशन ज़रूर हो। चाहे AP में हम SN का फार्मूला लगाएं, चाहे GP में, हमें N के बारे में कोई ना कोई इतला या इंफॉर्मेशन ज़रूर हो। अब N के बारे में क्या इंफॉर्मेशन हो सकती है या कैसे इंफॉर्मेशन हो सकती है, अगर सवाल यूं हो तो ये N होगा,
अगर सवाल इस तरह का हो, एंड पे लिखा हो A10 A20, कोई भी नंबर इसकी जगह हो सकते हैं और इधर कुछ भी हो सकता है, तो भी हमें n का पता होगा। यानी सीरीज के बारे में एंड पे कोई ना कोई इंफॉर्मेशन जरूर हो तो हमें n का पता चलेगा। जैसे यूं क्वेश्चन हो अप टू सो ऑन n टर्म्स, तो अब हम n को n नहीं रखेंगे। और अगर ऐसे सवाल हो इसमें अब ये लास्ट टर्म गिवन है, तो याद करें एपी में भी या जीपी में भी जब आपको लास्ट टर्म दी जाए तो पहले आप ए एन का फार्मूला लगाकर एन निकालेंगे, फिर एस एन का फार्मूला लगाएंगे। तो एस एन का फार्मूला सम का, चाहे एपी है चाहे जीपी है, जब इस तरह का सवाल होगा तो फिर उसमें आपको आगे जो है फौरन एन का पता चल जाएगा। लेकिन फर्ज कर लो आगे कोई इंफॉर्मेशन नहीं है, तो अब ये इन्फिनिट सीरीज है, इस तरह की बात आ गई। इन्फिनिट सीरीज में जो है, इसके बाद मेरा जो अगला लेक्चर है इन्फिनिट सीरीज में हम क्या करते हैं वो इंशाल्लाह अगले लेक्चर में डिस्कशन होगी। तो मैं समराइज कर लूं आज के लेक्चर को। बच्चों एपी में भी एस एन के दो फार्मूले हैं, एक ये है A1 + n-1 इंटू डी, ये कब लगाते हैं जब डी का पता हो। एक ये फार्मूला है, इसमें n/2 और अंदर A1 + an, ये दूसरा फार्मूला है। एपी के अंदर हम ये फार्मूला कब लगाते हैं जब फर्स्ट टर्म के साथ लास्ट टर्म कोई भी रैंडम टर्म, लास्ट टर्म की बजाय कोई भी रैंडम टर्म दे सकता है, तो फिर हम ये फार्मूला लगाते हैं। सिमिलरली जीपी में भी अगर फर्स्ट टर्म के साथ कोई भी लास्ट टर्म या कोई भी रैंडम टर्म दे दे तो ये फार्मूला, और अगर हम A1 के साथ R का जिक्र हो और N का जिक्र हो तो ये फार्मूला। और अगर कोई सी दो अचानक रैंडम टर्म दे दे, जैसे क्वेश्चन 10 की है इसी एक्सरसाइज का, तो जीपी के अंदर उस क्वेश्चन 10 के साथ तरह उसको ट्रीट करेंगे, और एपी के अंदर जो है कोई सी भी दो रैंडम टर्म्स हों तो उसको कैसे ट्रीट करना मैं ऑलरेडी बता चुका हूं। मैं फिर बता देता हूं कि उसमें हम दो इक्वेशंस बनाकर इधर एपी के अंदर उनको सब्ट्रैक्ट करके डी निकालते हैं और जीपी के अंदर उन दो इक्वेशंस को हम आपस में डिवाइड करके आर निकालते हैं और फिर आगे प्रोसीड करते हैं। उम्मीद है इंशाल्लाह आपको बहुत अच्छी समझ आई होगी। इंशाल्लाह मेरा नेक्स्ट लेक्चर इन्फिनिट ज्योमेट्रिक सीरीज पर है, वो बड़ा अहम लेक्चर।